हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगलेश्वर गुप्ता आज एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर ऑनर्स। इसमें एक सब्जेक्ट है पब्लिक फिनांस। इसके बारे में हम बात करेंगे। पब्लिक फिनांस होता क्या है, पब्लिक फिनांस का स्कोप क्या है, पब्लिक फिनांस इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे इस कोर्स बीकॉम सेकेंड ईयर ऑनर्स में पढ़ाए जाने के कारण आप सभी को फ़ायदा क्या होगा या कि फिर इससे फ़ायदे क्या क्या हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। पब्लिक फिनांस होता क्या है, व्हाट इज पब्लिक फिनांस। सीधा सीधा हम समझते हैं पब्लिक फिनांस जैसा कि टू वर्ड्स हैं, पब्लिक एंड फिनांस। एक ऐसा फिनांस यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वित्तीय गतिविधियों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, जहाँ पे वित्तीय गतिविधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ वित्तीय लेन देनों या कि वित्त से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गतिविधियाँ हैं, इनके बारे में बात की जाती है। अब बात आ जाती है पब्लिक फिनांस, मतलब कि एक सहकारी या कि फिर एक सार्वजनिक स्तर पर उस फिनांस की चर्चा, मतलब कि एक ऐसा वित्त का क्षेत्र जो कि सार्वजनिक हो, जो कि गवर्नमेंट के लिए हो या कि फिर जो कि सारी पब्लिक से रिलेटेड हो, तो इसे हम बोल सकते हैं पब्लिक फिनांस। पब्लिक फिनांस को हम सीधा सीधा बोल सकते हैं एक सरल भाषा में, पब्लिक फिनांस एक ऐसा क्षेत्र है या कि जिसे हम बोल सकते हैं अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी फिनेंशियल कंडीशंस होती हैं, जो भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, या कि गवर्नमेंट पैसे का कैसे उपयोग करती है, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है, गवर्नमेंट के पास अगर पैसे की कमी पड़ती है तो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से अरेंज करती है। गवर्नमेंट इतनी सारी पब्लिक के लिए योजनाएं चला रही है, समाज के लिए योजनाएं चला रही है, देश के लिए योजनाएं चला रही है, तो वो इतना सारा फंड कहाँ से लेके आती है। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, उस बजट का इस पब्लिक फिनांस से क्या लेना देना है, क्या ताल्लुकात है, क्या इसका इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा पब्लिक फिनांस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब कि पब्लिक फिनांस में शामिल क्या क्या है। इसमें सबसे पहले शामिल होती है गवर्नमेंट की जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ये शामिल होती है। दूसरा शामिल होता है गवर्नमेंट उस पैसे का जो उसके पास रिसोर्सेस हैं उसको वो खर्च कैसे करती है। तीसरा हम समझ सकते हैं यदि गवर्नमेंट के पास किसी भी तरह का नुकसान होता है उन पैसों को खर्च करने के बाद, तो उसको हम बोल सकते हैं डेप्ट ऑफ द इन पर्टिकुलर फिनांस, और गवर्नमेंट का एक जो घाटा रहेगा उसको हम डेप्ट के तौर पे प्रदर्शित कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो इनकम की और उसने जो एक्सपेंस किया उसके बिटवीन अगर उसको घाटा होता है तो हम उसको डेफिसिट समझ सकते हैं, उसको यदि फायदा हुआ तो हम उसको सरप्लस समझ सकते हैं। मतलब कि सीधा सीधा अगर गवर्नमेंट को बचत हुई तो सरप्लस, और अगर गवर्नमेंट को घाटा हुआ तो डेफिसिट। लास्ट में हम समझ सकते हैं बजट। गवर्नमेंट हमेशा एक इनकम प्राप्त करती है एक साल के दरमियान, वो उस इनकम को धीरे धीरे करके विभिन्न योजनाओं के तहत जो भी उस साल का बजट हुआ करता है, उस बजट में जो भी विभिन्न योजनाएं होती हैं जो गवर्नमेंट के माध्यम से संसद में पेश की जाती हैं, और उन योजनाओं को पारित किया जाता है और उन्हें संचालित किया जाता है। उन विभिन्न योजनाओं में जो भी वो खर्चे करती है वो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें हैं। पब्लिक फिनांस में क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा समझते हैं।
तो हम यहाँ बात करेंगे गवर्नमेंट का जो भी फिनांस है उसको हम सीधा सीधा मतलब एक ऐसा फिनांस जो रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंटिटीज है, मतलब जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक हित के लिए उपयोग किया जा रहा है, वो क्या है, पब्लिक फाइनेंस है, जिसमें गवर्नमेंट एंटिटीज का होना मस्ट है। मतलब यदि वो गवर्नमेंट एंटिटीज से रिलेटेड फिनांस है तभी हम उसको पब्लिक फिनांस मान सकते हैं। मतलब कि कोई भी फिनांस, कोई भी वित्त का आधार या कि कोई भी वित्त का क्षेत्र जहाँ पे गवर्नमेंट लीड करती है या कि गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है, वो चाहे लोकल लेवल पे हो या कि वो चाहे स्टेट लेवल पे हो या कि फिर वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना मस्ट है, तभी वो पब्लिक फिनांस कहलाता है। और पब्लिक फिनांस चूंकि हम आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़े स्तर पे होगा, तभी उसको गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है या कि उसको लीड करती है या कि उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ठीक है, दूसरी इसमें चीज आएगी, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, उसने पॉलिसी बनाई किसान सम्मान निधि, हम आप सभी समझते हैं, जानते हैं कि किसानों के वेलफेयर के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई कि प्रत्येक किसान को जो 5 एकड़ से कम का भूमि धारक है उसको प्रतिवर्ष लगभग 6,000 रुपए उसके खाते में गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। इस पॉलिसी का पूरे देश में या कि गवर्नमेंट के फिनांस में या कि फिर इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी चर्चा करना पब्लिक फिनांस का ही एक मुद्दा है या कि पब्लिक फिनांस का ही एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस तरह से दूसरी कोई भी योजना आप ले लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना आप बोल सकते हैं, मतलब कि छोटी बालिकाएं जिनकी भी हैं उनको गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम लॉन्च की है कि यदि उस योजना के माध्यम से आपने बच्चियों के नाम पे पैसा जमा करना शुरू किया तो उसमें अधिकतम ब्याज दर दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। और इस तरह से एक योजना लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, उसका भी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें आप पब्लिक फिनांस के अंतर्गत समझ सकते हैं या कि इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा है हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एनी काइंड ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटीज। इकोनॉमी को जो भी चीजें प्रभावित करती हैं उनको गवर्नमेंट हमेशा से उसको रोकने या कि फिर बोल सकते हैं उसको बेहतर करने का प्रयास करती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पैसे रुपए के संबंध में बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने आरबीआई को बिठा के रखा है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्होंने सेबी को बिठा के रखा है और इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर पे आईआरडीए को बिठा के रखा है। तो ये सारी बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट के निर्देशानुसार या कि स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं और वो अपने अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास कर रही हैं। हमेशा आप देखते होंगे यूएस डॉलर आज की डेट पे 76 रुपीज है, कल की डेट पे 74 हो जाता है, फिर अगले दिन 77 हो जाता है। तो इसका उतार और चढ़ाव, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर यूएस पब्लिक फाइनेंस मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। हमेशा हम मनी का जब भी एक बोल सकते हैं कि इसका कंपैरिजन करते हैं एक देश से दूसरे देश के लिए, तो हमेशा उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों में होता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कितनी स्टेबल है, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ही ज़्यादा उस देश की जो करेंसी है लाइक इंडियन रुपी वो उतना बेहतर काम करेगी, उसका वैल्यूएशन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उसकी साख बहुत ही बेहतर होती चली जाएगी। पब्लिक फाइनेंस में क्या चीज़ सबसे मेन एकदम मुद्दा है जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। पब्लिक फाइनेंस में शामिल क्या है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे अर्न करती है या कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, इस पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट मोस्टली टैक्सेस से पैसे बचाती है या कि पैसे कमाती है या कि पैसे उसके पास आते हैं। टैक्सेस आज की डेट में इंडिया में इनकम टैक्स है, जीएसटी है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट को पैसे आते हैं। लाइक गवर्नमेंट ही बैंकों को वो सारी चीज़ें प्रदान करती है कि बैंक पब्लिक को फाइनेंस करे, मतलब कि लोन प्रदान करे, पब्लिक उन्हें इंटरेस्ट देगी, वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। इस तरह से गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें पब्लिक इस्तेमाल करती है और पब्लिक उसके एवज में गवर्नमेंट को रेंट प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के बहुत सारे साधन होते हैं, लाइक
गवर्नमेंट जो भी हम बाहर से सामग्रियां खरीदते हैं, मतलब कि विदेशों से लेकर के आते हैं, उसमें भी कुछ ड्यूटीज लगाती है गवर्नमेंट, उन पे भी हमें पे करना होता है। हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। सोना महंगा होने का कारण बीच में था कि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस, कुछ ड्यूटीज लगा दी थी कि आप अगर सोना खरीदते हैं अब, या कि आप सोना एक्सपोर्ट करते हैं, सोने से रिलेटेड जो भी आप करते हैं बहुतायत वाली मात्रा में, तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा, और उसकी वजह से सोने के दाम बढ़ गए थे। पिछले कुछ समय की बात है, तत्कालिक बात नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसे कलेक्ट करती है, कहाँ कहाँ से उसके पास पैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी करना किस सेक्टर में आएगा? ये पब्लिक फिनांस सेक्टर में आ गया। कि आप ऐसा बोल सकते हैं, एक क्षेत्र है पब्लिक फिनांस। इस क्षेत्र को समझने के लिए, या कि इस क्षेत्र को पढ़ने के लिए, या कि इस क्षेत्र को जानने के बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि पब्लिक फिनांस को हम समझ सकते हैं। और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फिनांसिंग है, जो भी वित्तीय अध्ययन है, वो हम समझ सकते हैं। तो हमने बात की अभी इनकम की। इसके बाद आता है गवर्नमेंट उन पैसों को खर्च कहाँ कहाँ करता है और कैसे करता है। तो गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम होती है, उसको पहले वो फॉरकास्ट करता है, और अगला जो भी बजट है उसमें वो अगला किया जाना वाला एक्सपेंडिचर डिटेल करता है, और अपने बजट में शामिल करता है कि वो अगले साल होने वाले बजट में, या कि अगले साल जो भी एक समय गुजरेगा उस दरमियान वो इन पैसों का कैसे खर्च करेगा, उसके पास कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे। इन सारी चीज़ों के लिए वो बजट बनाती है, बजट पेश करती है, और उस बजट को लागू होने के बाद वो पब्लिक के लिए एक ऑफर समझ सकते हैं, एक योजना समझ सकते हैं कि पब्लिक के लिए एक नए नियम कायदे वो लागू करती है गवर्नमेंट। तो बजट एक्सपेंडिचर के टाइम पे बहुत ही बड़ा एक कदम होता है, या कि बहुत ही बड़ा अपना एक रोल निभाता है। मान के चलिए कि अभी कुछ भी अचानक से केरला में कुछ समय पहले डिजास्टर हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ, और ऐसा बीच बीच में देश दुनिया में होता ही रहता है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसमें भारत की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बीच बीच में पैसे खर्च किया करती है। ये सारी चीज़ें भी, मतलब कि जो भी ये डिजास्टर्स हैं, जो इस समय पैंडेमिक चल रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है। तो कुछ पैसे तो उसे विदेशों से भी मिल रहे हैं सहायतार्थ, और इसके अलावा आप बोल सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ पैसे उसे आ रहे हैं सहायतार्थ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट खुद से कर रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें गवर्नमेंट पैसे खर्च कर सकती है, या कि करती है। उसमें आप मान सकते हैं पहला हेल्थ केयर, दूसरा आप ले सकते हैं पब्लिक वेलफेयर या कि नेशंस वेलफेयर, तीसरा हो गया डिफेंस, मतलब सुरक्षा कारणों के लिए पैसे खर्च होते हैं, और इस तरह से चौथा आप ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पैसों को खर्च करती है, और उन खर्चों के माध्यम से गवर्नमेंट के या कि सोसाइटी के या कि फिर जो भी नेशन का एक काम है वो चलता रहता है, और अवरोध के बिना चलता रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं डेफिसिट या सरप्लस की। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल कि 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आए एक साल में। उस गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ रुपए आने के बाद गवर्नमेंट ने सोचा, या कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि इस 1000 करोड़ रुपए में हम ऐसा क्या करें कि जो पिछले कुछ वर्षों का घाटा चल रहा था उसको हम एडजस्ट कर सकें। तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लॉन्च करे कि जिस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन हो कि जो भी इनकम होगी उसका 1%, 2% या 10%, जितना भी गवर्नमेंट डिसाइड करे, उसका उतना भाग पिछले कई वर्षों से चल रहे घाटे को एडजस्ट करने के लिए एक पॉलिसी के तौर पर बनाया जाएगा। और उस पॉलिसी के माध्यम से उस गवर्नमेंट के घाटे को जो उसने पिछले कई वर्षों में गवर्नमेंट को हुए हैं उसको वो एडजस्ट कर सकती है। हम बात कर रहे थे डिफिसिट और सरप्लस। जैसे ही हमारी इनकम, मतलब गवर्नमेंट की इनकम उसके खर्चे से कम हो जाती है, वहां पे क्या होता है? डेफिसिट होता है, वहां पे घाटा होता है। और जैसे ही इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से बढ़ जाती है, मतलब कि हमें बचत होती है, पैसे का सही जगह उपयोग कर सकती है, उस पैसे को सही जगह एलोकेट कर सकती है। इन सारी स्टडीज को पब्लिक फिनांस के अंतर्गत ही समझा जाता है। हमने बात कर ली इनकम की, हमने बात कर ली एक्सपेंडिचर की, हमने बात कर ली बजट की, और हमने बात कर ली डेफिसिट और सरप्लस। अब हम आते हैं डेप्ट पे। डेप्ट मतलब कि घाटा क्यों होता है, कैसे होता है, और उसको किस तरह से गवर्नमेंट
एडजस्ट करती है या कि उसको किस तरह से गवर्नमेंट उस बारे में एक व्यवस्था बनाती है। घाटा तभी होगा जब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें डेफिसिट हुई हो, मतलब कि उस साल की जो इनकम थी उस साल के एक्सपेंडिचर से कम हुई, उस टाइम पे हमें घाटा हुआ। उस घाटे को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें व्यवस्था एनी हाउ बनाए रखनी है, तो उस घाटे को एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ जा सकती है? हम बात कर रहे थे डिप्ट की। अगर सरकार को कोई घाटा होता है तो उस घाटे को एडजस्ट करने के लिए या कि उस घाटे को एलोकेट करने के लिए, सारी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कर सकती है, कोई भी फॉरेन कंट्री से ब्याज पे पैसे उठा सकती है या कि वहाँ से उधार ले सकती है, लोन ले सकती है, एक डिप्ट के तौर पे ले सकती है वहाँ से। दूसरा क्या कर सकती है, वो एक ऐसा डिप्ट फंड बना के उसके लिए वो पब्लिक के बीच में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेज सकती है, डॉक्यूमेंट्स लाइक कोई भी डिवेंचर्स हुआ, मतलब कि ऋण पत्र हुआ गवर्नमेंट का, या कि हम बोल सकते हैं जैसा कि किसान विकास पत्र होता है जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है। ये भी कहीं ना कहीं किसान जब भी इसमें पैसे लगाते हैं तो इसमें जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो बाकी जमा किए गए पैसों को यूज कौन करता है? गवर्नमेंट यूज करती है। किस तरीके से यूज करती है? पब्लिक फिनांस के तौर पे ही उसको यूज किया जाता है और उस पैसे का उपयोग गवर्नमेंट करती रहती है। और जब भी उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है वो अपना किसान विकास पत्र लेके पोस्ट ऑफिस जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस पैसे को वो अपना वापस भुनाता है और गवर्नमेंट उस टाइम तक उस पैसे का उपयोग करने के बाद उसको वापस बेचती है। इस बीच में किसान को इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल गया, यानी किसी भी व्यक्ति को जो उस पत्र का धारक है, किसान विकास पत्र का धारक है, उसको क्या मिल गया? इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल गया, उसकी पूंजी भी सुरक्षित थी और गवर्नमेंट का भी काम होता चला गया। तो गवर्नमेंट इस माध्यम से क्या बोल सकते हैं आप कि पैसों को जुटाती है और पैसों को जुटा करके और अपने जो वित्तीय घाटे को है उसको वो एडजस्ट करती है और जो भी उसकी व्यवस्थाएं उनको वो चालू रखती है। तीसरा है वेरियस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जो कि आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? जिस भी देश को आवश्यकता होती है या कि जिस भी देश की स्थिति आर्थिक तौर पर खराब होती है। जैसे इस समय पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर एक उस देश की मदद कर रहा है जहां पे इस पैंडेमिक कोरोना वायरस के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है या कि जो भी उन्हें दवाओं से संबंधित, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, उससे संबंधित जो भी उन्हें समस्याएं हो रही हैं उसके लिए मदद के लिए खड़ा है और सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए खड़ा है। इसलिए इसे आप बोल सकते हैं कि जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं रिलेटेड हेल्थ, रिलेटेड इकोनॉमी या कि रिलेटेड ट्रेड, जो भी हैं, ये सब पर्टिकुलर अपने सेक्टर पे अपना काम बराबर करते रहते हैं और विभिन्न देशों की मदद करते रहते हैं जहां भी उनकी आवश्यकता समझी जाती है। अब आइए हम थोड़ा सा समझते हैं पब्लिक फाइनेंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है या कि इसका हमें और आपको समझना इतना जरूरी क्यों है। हम सारी चीज़ें समझते हैं कि हम घर कैसे चलाते हैं, ठीक है, हमारा घर कैसे चल रहा है और हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए। सेम इसी तरह से
हमारे घर के अतिरिक्त हमारी कॉलोनी भी चलती है, हमारा जिला भी चलता है, हमारा संभाग चलता है, हमारा प्रदेश चलता है और फिर हमारा देश चलता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी या कि जितनी बड़ी संस्था होगी, आप समझ सकते हैं, या कि सरकार का जितना बड़ा स्तर होगा, उतने ही बड़े स्तर पे पर्टिकुलर पैसे के लेन देन को या कि आर्थिक लेन देन को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए और इन सारी व्यवस्थाओं को कंटिन्यूअस चालू रखने के लिए, इन्हें जारी रखने के लिए एक आप बोल सकते हैं पब्लिक फाइनेंस की जरूरत होती है। पब्लिक फाइनेंस में आप सीधा ये समझ सकते हैं, गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही है वो खर्च कर रही है, उसे खर्च करने के बाद उसे कभी कभी घाटा होता है, कभी कभी उसे फायदा होता है। यदि वो घाटा होता है तो विभिन्न देशों से कर्ज लेके अपना काम चलाती है, हमसे आपसे भी कर्ज लेके काम चलाती है और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त रखती है और इसके अलावा अपनी पॉलिसीज को भी जारी रखती है। इसमें विशेष क्या है पब्लिक फाइनेंस में जो हम आप रिसर्च कर सकते हैं या कि समझ सकते हैं या कि उसे हम पढ़ सकते हैं या कि वो हमारे इंटरेस्ट का है? इसमें आती हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो वो बजट में लॉन्च करती है या कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें लॉन्च करती हैं। इनका इफेक्ट कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आती हैं। मान के चलिए गवर्नमेंट को एक सड़क बनानी है और उस सड़क की लंबाई है लगभग 1000 किलोमीटर। तो हो सकता है गवर्नमेंट के पास उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, मतलब सड़क के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसा भी गवर्नमेंट कर सकती है कि नेशनल हाईवेज करके एक वो फंड क्रिएट करे जहां पे वो पब्लिक से पैसे मांगे, हम आप उसके ऋण पत्रों को खरीदें, उन ऋण पत्रों के एवज में गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट, एक जो ऋण पत्र है वो सुरक्षित रहेगा। इतने सालों के लिए हमने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, गवर्नमेंट उस पैसे का तुरंत उपयोग करना शुरू करेगी और वो 1000 किलोमीटर का जो हाईवे है, जो कि आप बोल सकते हैं मोस्ट डिजायर्ड ड्रीम था कंट्री का या कि देश का या कि हमारा आपका, वो पूरा हो जाएगा और हम आप उस ऋण पत्र के बदले ब्याज और जो हमने मूलधन दिया था गवर्नमेंट को, वो सूद समेत हमें एक समय अंतराल के बाद हमें वापस मिल जाएगा। तो हमारा पैसा देश के हित में आ गया और देश ने हमारे पैसे का उपयोग करते हुए एक अच्छी योजना को सफल बना दिया, उसे कारगर साबित कर दिया। ये सारी चीजें होती हैं पब्लिक फाइनेंस में, ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगा पब्लिक फाइनेंस में। अब पब्लिक फाइनेंस को हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आता यह है कि गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम हो रही है, गवर्नमेंट उस इनकम का क्या यूज कर रही है, कैसे बजट बना रही है, कैसे पॉलिसीज बना रही है, उन पॉलिसीज के हिसाब से कैसे वो एक्सपेंस कर रही है, कैसे वो खर्च कर रही है, उसके बाद उसे फायदा हुआ या घाटा हुआ, उस फायदे और घाटे के हिसाब से अगर उसे घाटा होता है तो उस घाटे की भरपाई वो कहाँ से करती है और उस समय देश की स्थिति क्या होगी, उस स्थिति से देश कैसे निपटेगा, ये सारी चीजें पब्लिक फाइनेंसिंग यानी कि पब्लिक फाइनेंस में हम समझते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अभी तक नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। लाइक आरबीआई कभी भी मनमाने तरीके से पैसे नहीं छाप सकता है, उसको पैसे छापने के लिए हमेशा उतना ही राइट है जितना उसके पास गोल्ड अवेलेबल है। वो मार्केट से उतना गोल्ड लेगा, यानी कि वो मार्केट से या कि गवर्नमेंट से उतना गोल्ड लेगा और उसके एवज में, उसके वेटेज में ही और उसके बोल सकते हैं आप रेशियो में ही, उसके वैल्यू के रेशियो में ही वो मनी को प्रिंट कर सकता है और उसे वापस से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हम और आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक फाइनेंस में, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इन गवर्नमेंट पॉलिसीज को कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और इन पॉलिसीज का इफेक्ट कैसा होगा और उस इफेक्ट के बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी पब्लिक फाइनेंसिंग में ही समझी जाती हैं। ये सारा जो क्षेत्र है पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है। कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जा रही है, उस पॉलिसी का जो लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कि पर्टिकुलर व्यक्तियों के समूह को मिलेगा या कि पर्टिकुलर एक सेक्टर को ही मिलेगा, बच्चों को ही मिलेगा कि महिलाओं को ही मिलेगा या कि युवा पुरुषों को ही मिलेगा या कि फिर सीनियर सिटीजन को ही मिलेगा। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों की भी अध्ययन की जो बात है वो पब्लिक फाइनेंस में देखी जाती है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस
इकोनॉमिक्स का एक बड़ा चैप्टर है या कि एक बड़ा अंग है, बड़ा हिस्सा है, जिसके बारे में हम और आप अगली क्लासेस में पढ़ते चले जाएंगे, जिसका आज इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा जा रहा है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है क्या, पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस से जैसे ही हम रूबरू होते हैं तो फाइनेंस में सीधा सीधा आता है, कभी कभी लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं फाइनेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने की बात या पैसे देने की बात, सिर्फ इतना ही नहीं आता है फाइनेंस में। फाइनेंस में वो सारी व्यवस्थाएं आती हैं जो पैसे के लेन देन से संबंधित ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा लाभ हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करने के बाद ही उस फाइनेंस को हम बोल सकते हैं, कंप्लीट मान सकते हैं, या कि फिर उस फाइनेंस को हम समझ सकते हैं। जब तक फाइनेंस में या कि एनालिसिस नहीं होती है, उसका एक बोल सकते हैं आपकी उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि उसके बारे में हम विधिवत जानकारी नहीं रखते हैं, तो फिनांस को हम नहीं समझ सकते हैं। फिनांस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक फिनेंशियल प्लानिंग भी आती है, ठीक। फिनेंशियल प्लानिंग के बाद आता है उसका क्या, एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो भी हमारे पास फिनांस है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो किस वे में है और उसे किस वे में होना चाहिए, ये है क्या, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स फिनांस को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको किस वे में हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं। सिस्टमेटिक जब तक वो नहीं होगा तो हो सकता है कि हमने पूंजी तो बहुत लगा दी, लेकिन उस पूंजी के बदले हमें जो इनकम हो रही काफ़ी छोटी हो रही है, कि काफ़ी नॉर्मल हो रही है, काफ़ी कमजोर सी हो रही है। तो उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या है, हम जो भी हमारे पास वित्त है, जो भी हमारे पास फिनांस है, उसका हम सर्वोत्तम उपयोग करें, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। दिस इज कॉल्ड फिनांस। तो सेम इसी तरह से जो पब्लिक फिनांस है, जो सार्वजनिक वित्त है, इसका कहाँ उपयोग हो रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाना है और किस तरह से इसके उपयोग से किनको किनको लाभ मिलेगा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना किस में आता है, सार्वजनिक वित्त में आता है, यानी कि पब्लिक फिनांस में आता है। पब्लिक फिनांस में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है, ये चीज़ हमें बिल्कुल गांठ बांध के चलनी है, बिल्कुल समझ के चलना है, नहीं तो हो सकता है हम सारी चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से ना समझ पाएँ। थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंस है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जब चेंज होती हैं तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ वो जैसे ही चेंज हुई तो उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट का कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे से गवर्नमेंट को बहुत सारी इनकम होती है और उसी इनकम में से गवर्नमेंट रेलवे को एक्सपेंस करने की आज़ादी देती है और उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया है, रेलवे बोर्ड, जो कि उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करता है, उन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाता है। इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आप अभी तक नहीं जानते हैं। इंश्योरेंस एक व्यक्ति का हो या कि कई व्यक्तियों का हो, हमेशा आप सोचते और समझते होंगे कि इंश्योरेंस कराने के बाद हर एक व्यक्ति उस इंश्योरेंस का लाभ नहीं पाता है। नो डाउट, इंश्योरेंस का मतलब ही हुआ कि 100 व्यक्तियों को अगर हमने इंश्योरेंस कराया है तो जो रिस्क है, तो रिस्क तो सभी के ऊपर है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट कोई भी घटना हो जाए तो वो 100 पे ही नहीं होती है, वो किन्हीं 2, 4, 6 पे होती है। तो इन्हीं चीज़ों से इंश्योरेंस जो भी कंपनीज हैं या कि जो भी इंश्योरेंस की एंटिटीज़ हैं, जो भी इनकी बड़ी फर्म्स हैं, ये क्या करती हैं, अपने पैसे को बचाती हैं और अपने पैसे को बचा करके जो भी 2-4 व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उन लोगों को ये भरपाई करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम सभी व्यक्तियों से लिया गया, लेकिन उस प्रीमियम को इकट्ठा करके जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाती है। आप सभी ने सुना होगा कि बहुत सालों पहले, लगभग 2008 में एक आर्थिक तंगी आई थी और उस आर्थिक तंगी में कुछ बैंक से दुनिया के जो डूब गए थे, उसका एकमात्र कारण था कि उन्होंने बहुत सारी संपत्तियों को जो वैल्यूएशन किया था। आप कभी भी बैंक लोन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बैंक आपसे क्या बोलता है, इसकी एक सर्च रिपोर्ट हमें चाहिए कि आपकी जो संपत्ति है उसका एक वैल्यूएशन क्या है, उसकी एक कीमत क्या है, या कि उस संपत्ति की स्थिति क्या है, वो संपत्ति सुरक्षित है, हमें खरीदने लायक है या नहीं है, भले हम ना खरीदें, क्योंकि गवर्नमेंट या कि बैंक उस संपत्ति को क्या करता है, मोर्टगेज करता है, अपने पास गिरवी रखता है, उसके सारे कागजात अपने पास रखता है,
उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम को देखता है, आप लोन चुका पाएंगे या नहीं। उसके बाद आपको वो सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे जो भी वैल्यूएशन होगी उसका अराउंड 75% और 80% ही आपको फाइनेंस करता है, कंप्लीटली फाइनेंस कभी भी नहीं करता है। और उसका कारण मात्र एक ही होता है कि हो सकता है अगर उसने गलती से 100% आपको फाइनेंस कर दिया तो हो सकता है आप उसका जो लोन है वो ना चुकाओ, उसकी आप रिफंडिंग ना करो, उसको आप रीपे ना करो। इसलिए जो बैंक होता है अपना सेफर साइड हमेशा लेके चलता है कि हम हमेशा फायदे में रहें, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क लेके सिर्फ कागजातों को रख के उस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करके आपको पैसे दे रहे हैं। अगर आप पैसे नहीं भी लौटाते हो तो जो भी मोर्टगेज प्रॉपर्टी है उसको हम सेल आउट करके अपने पैसों को वसूल लें। इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था उन बैंक्स की जो डूब गई थी। उनका कारण यही था कि उन्होंने प्रॉपर वे में जो एक सर्च रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी या कि जो प्रॉपर एक एनालिसिस करनी चाहिए थी, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया था उसके लिए उन्होंने नहीं किया था। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बैंक से पैसे लेकर के और डिफॉल्टर साबित हो गए थे, दिवालिया घोषित हो गए थे और उन्होंने बैंकों का पैसा नहीं चुकाया। एक दूसरा कारण ये भी था कि उन्होंने क्या किया, अपने फंड को सेव करने के लिए एक इंश्योरेंस लिया और उस इंश्योरेंस के माध्यम से उन्होंने प्रीमियम तो जमा किया, लेकिन जो उन्होंने फंड लिया था उसको भी उन्होंने ओवर वैल्यूएटेड, उसकी वैल्यू को एक्सेस बढ़ा चढ़ा के बताया गया था। और वो सारी चीज़ें जब एक्चुअल में देखी गई, इसलिए वो सभी बैंक क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, या कि हम समझ सकते हैं वो सभी बैंक्स डूब गए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पब्लिक फाइनेंस को पढ़ने और समझने से हमें उन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, या कि जो बहुत बड़ी फर्म्स हैं, जो एक पब्लिक फर्म्स हैं, वो कैसे चीज़ों को मेंटेन करती हैं, कैसे चीज़ों को लीड करती हैं, कैसे चीज़ों को लेके चलती हैं। जैसे कि आज की डेट पे LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, एक ऐसी फर्म है जो कि आप इसको समझ सकते हैं पब्लिक फर्म है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें बहुत ही बड़ा एक लीडिंग कंडीशन में क्या है, इनके शेयर्स हैं, या कि फिर इनको गवर्नमेंट होल्ड करती है अपने पास। इनको गवर्नमेंट अपने अधिकार पर चलाती है और अपने हिसाब से इनको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिनको गवर्नमेंट लीड करती है, जिनमें गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगा के रखा है और उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखती है। क्योंकि यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास हट जाए लोगों का और गवर्नमेंट हो सकता है नुकसान या घाटे में चली जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पब्लिक फाइनेंस में जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, हम जानेंगे और आपको बताएंगे। आज की इंट्रोडक्शन क्लास में अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप ग्रुप्स पे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, हम वहाँ पे क्वेरीज को आपको सॉर्ट आउट करेंगे। आप इस कॉलेज के चैनल को, कमला मेमोरियल कॉलेज के चैनल को आप बेल आइकन प्रेस करें और इसे आप एक्टिवेट कर लें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी क्लासेस स्टार्ट हो, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो। ठीक है, थैंक यू।